Hello and welcome to the Top. My name is Niharika Walia Bhatnagar and this is our 10 MCQs a day series for the November 2025 examination. For this you can definitely check out ये जो सीरीज है ये शुरुआत की गई है संकल्प सीरीज के साथ में कनेक्टेड है। तो संकल्प सीरीज के जो भी टॉपिक्स हैं वो यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में एडेड है, तो वो टॉपिक से आप पढ़ सकते हैं और साथ साथ इनके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। These MCQs are basically made based upon your एग्जामिनेशन ऑफ JIIB जो पहले हुआ है। PYQs आपके संकल्प सीरीज में भी हमने डिस्कस किए हुए हैं, और साथ ही साथ अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू रियली वांट टू गो थ्रू दीज टॉपिक्स इन अ डिटेल्ड मैनर, ऑल यू नीड टू डू इज हमारी ना एक PYP यानी प्रीवियस ईयर पेपर की बुकलेट है। उस बुकलेट के अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑलमोस्ट 1200 MCQs और उसके साथ में you will also get one more thing, that is important topics की list। तो you get all these things फ्रॉम अस। क्या करना है, बस यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से आप जा सकते हैं। एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री, इट इज़ फ्रीली डाउनलोडेबल। तो आप उसको PDF को डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट निकाल कर पढ़िए, आपको जैसे ठीक लगता है आप वैसे पढ़िए, एंड मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग द बेस्ट ऑफ इट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। सो दिस इज़ ऑल दैट आई कैन टेल यू रिगार्डिंग द पर्टिकुलर एरियाज। तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप पढ़ते हैं तो अपना पूरा ध्यान उस तरफ रखिए और अपने नोट्स बनाते चलिए, बिकॉज द टाइम इज़ लेस। और जो मेजर फॉर्मूलाज हैं और बाकी सब है उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम चाहिए योगा, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द पर्टिकुलर सेशन एवरीवन। हम कर रहे हैं ये सीरीज जहाँ पर हम पढ़ेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने संकल्प में कवर किए इन डिटेल फॉर्मेट ऑफ कोर्स। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस, अ पार्टनर और ओनर इज ट्रीटेड एज द क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ हिज और हर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द बिजनेस अकॉर्डिंग टू। किस कारण हमारा जो जैसे अगर हम बात करते हैं हमारे पार्टनर की या फिर हमारे ओनर की यानी ऑर्गेनाइजेशन के हेड की अगर हम बात कर रहे हैं, उसको भी एक क्रेडिटर माना जाता है। यानी उसको, उसने भी ऑर्गेनाइजेशन को पैसे दिए हुए हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को उसका बोझ भी याद रखना है कि उससे पैसे लिए हुए हमने। अंडर व्हाट? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म कहता है आने वाले लॉसेस के लिए अभी तैयारी कर लो, प्रॉफिट्स जब आएंगे तब देखा जाएगा। तो लॉसेस के लिए अभी नोट करो, यानी हम बोलते हैं एंटिसिपेट द लॉसेस बट नॉट प्रॉफिट्स, वो यहाँ पर नहीं बैठता। Going concern concept says men may come and men may go. I think in the foreseeable future the business is going to survive. ये तो जिंदा रहेगा, बाकियों का देखा जाएगा। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट यानी बिजनेस की अपनी, जैसे ना हम लोग बोल देते हैं कि बिजनेस एक अलग एक तरह का पर्सन है और जो हमारा इंडिविजुअल है जिसने उसमें पैसा डाला है वो अलग है। तभी जब मैं यानी निहारिका अपने किसी बिजनेस के अंदर, मान लीजिए मेरे बिजनेस का नाम है N लिमिटेड, उसमें जब मैं पैसा डालती हूँ तो वो ये नहीं कि मेरी एक पॉकेट से निकाल कर दूसरी पॉकेट में डाल दिया, नहीं। इनफैक्ट अगर मैं अपना एक छोटा सा सोल प्रोप्राइटरशिप खोल देती हूँ जिसका नाम है N एसोसिएट्स, ठीक है। अब मैं अकेली ही काम कर रही हूँ अभी उसके अंदर, आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ सॉलिसिटिंग एडवाइसेस, कंसल्टेशन वाला काम है मेरा। तो अगर मैं वो कल्ली भी कर रही हूँ ना, तब भी याद रखिए मैंने जो पैसा इस बिजनेस में डाला है वो कैपिटल कहलाता है। वहीं अगर इस बिजनेस से मैंने कोई भी पैसा निकाला, वो बिजनेस का हो चुका है ना, जब भी मैं बिजनेस से कोई पैसा निकालूंगी दे विल कॉल इट ड्रॉइंग्स। यानी दिस इज बिकॉज ऑफ द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंड द लास्ट इज कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट कहता है जब मान लीजिए मैंने कार खरीदी 10 लाख की, इफ इट इज ऑफ 10 लाख तो मैं उसके अंदर डेप्रिसिएशन ही डालती चलूंगी जितने की मैंने खरीदी थी। मैं ये नहीं करने वाली हूँ कि हर साल बात करूँ, पता है नए मॉडल्स लॉन्च हो गए हैं, भैया इसकी तो वैल्यू और कम होगी और कम होगी और कम होगी, नहीं। आप उसकी मार्केट वैल्यू पर नहीं जा रहे हो, आप उसकी डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूएशन पे जाओगे, जितने पर खरीदी थी और वो उस पर लगाओगे। Getting the answer there? So in this case, the correct answer is C, business entity concept. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक्स ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 के कैश के साथ, ठीक है। द बिजनेस शोज एसेट्स इज इक्वल टू 50,000 एंड द लाइबिलिटी शोज 50,000 पेबल टू द ओनर। ये तो सिमिलर पिछले वाला पॉइंट नहीं हो गया? जब भी मैं बिजनेस में पैसा डालती हूँ तो एक तरफ मेरा कैपिटल तो बढ़ ही रहा है, लेकिन बिजनेस के पास वो किस फॉर्म में है? कैश की फॉर्म में, है ना। तो वो कह रहे हैं द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एग्जैक्टली लाइक दिस इन द बुक्स। व्हाट अकाउंटिंग कंसेप्ट इज बीइंग अप्लाइड है? क्या ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है?
क्या ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, या ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, या फिर कॉस्ट कॉन्सेप्ट है? देखिए यहाँ पर उन्होंने बोल दिया डुअल एस्पेक्ट एंड बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट तो लग ही रहा था, लेकिन यस उसके साथ में अगर आपको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ना लिखा होता, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ गिवन है, ये पता है क्या है, जब हम अपने बिजनेस के अंदर कोई भी एसेट्स बिल्डअप करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला मैंने एक गाड़ी खरीदी, हम पिछले वाले एग्जाम्पल भी जा रहे हैं, आई बॉट अ स्पेसिफिक कार फॉर 10 लाख रुपीज, बट हाउ डिड आई बाय? ऑब्वियसली कुछ मैंने डाउन पेमेंट की होगी और बाकी मैंने ईएमआई पे उठाई होगी। तो मान लीजिए मेरी कार के लिए मैंने डाउन पेमेंट कर दी 6 लाख की, यानी वो मेरा अपना पैसा है, उसे हम बोलते हैं कैपिटल, और बाकी जो 4 लाख है वो मेरा लोन काउंट होगा, तो वो मेरी लाइबिलिटी बन रही है। आपके पूरे 10 लाख का यहाँ पर ब्रेकअप आपको दिख रहा है, इसका मतलब एंड में जितना पैसा बिजनेस में लाओगे, अपना लाओ दूसरों से लाओ, वही आप पैसा लगा पाओगे। यही कंसेप्ट कहता है हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, डेबिट्स एंड क्रेडिट्स आर इक्वल। बिजनेस में मतलब हमारा हाल ना केमिस्ट्री वाला बिल्कुल भी नहीं है, याद रखिएगा। जब हम केमिस्ट्री पढ़ते थे ना, हम बोलते थे ना कि हर एक चीज की एक एक्सेप्शन है, अकाउंट्स में कोई एक्सेप्शन नहीं है, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट की तो कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। Next point, a company's management wants to know the operating results of the business even though the business is expected to continue for many years. To meet this need, accountants divide the life of the business into equal reporting intervals and prepare financial statement for each interval. अच्छा everybody, आपने मुझे कहा कि निहारिका मैम आप एक काम करो, आप ना जल्दी से बुक पढ़ो। मैंने बोला ठीक है मैं पढ़ लेती हूँ। आपने बोला मैम नहीं नहीं, आप ना आज के आज 600 के 600 पेज खत्म करो। व्हाट विल आई से टू यू, हाउ कैन आई फिनिश इट ऑफ इन वन डे? मेरे को एक काम करो ना, मेरे को अच्छे से समझ नहीं है ना बुक, मैं ना आज एक चैप्टर समझूंगी, और कई कई बार तो हम एक चैप्टर का क्या एक टॉपिक देखकर उसको पढ़ के समझ के आगे बढ़ जाते हैं। दिस इज वॉट व्हेन यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन दैट स्पेसिफिक एरिया, यू विल डिवाइड थिंग्स इनटू टॉपिक्स, टॉपिक सब टॉपिक, चैप्टर नेम, ये वो, ताकि आप उसको समझ सको। वहीं अगर आप एक बिजनेस का पूरा वर्किंग देखना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, यू विल गो थ्रू वन थिंग, दैट इज यू विल हैव टू गो थ्रू द स्पेसिफिक एरिया इन टर्म्स ऑफ, अगर आप देख रहे हो तो बिजनेस को भी ना आप ईयर बाय ईयर देख रहे हो, ठीक है? आपके जो रिपोर्टिंग इंटरवल्स है वो नॉर्मली ईयर बाय ईयर होते हैं, और बैंक्स का तो और भी इसमें डिटेल में जाता है, उनको बेचारों को एक साल तो देना ही देना है, लेकिन उनको आरबीआई को भी सेटिस्फाई करना है, और लिस्टेड वाली जो है उनको सेबी को भी सेटिस्फाई करना है। कैसे? हर क्वार्टर के बाद आपको फिर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देनी है। तो ये किसके अंडर आया? ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के आया, या फिर अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के अंडर आया, मैचिंग कॉन्सेप्ट या कॉस्ट कंसेप्ट? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मैंने आपको बताया, जो कहता है कि बिजनेस चलता है लंबे समय तक। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है बिजनेस को समझना चाहते हो, एक स्पेसिफिक इंटरवल डिसाइड करो ना। और हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पे है फाइनेंशियल ईयर, यानी 1 अप्रैल से वो शुरू होता है और 31 मार्च को ये ईयर हमारा एंड होता है, राइट? देन इज मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब डेबिट इक्वल टू क्रेडिट नहीं है। मैचिंग कंसेप्ट कहता है इस साल के खर्चे कर रहे हो, इस साल की इनकम से करो, और फिर मुझे इसी साल का प्रॉफिट निकाल कर बताओ। दैट इज मैचिंग कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट मैंने आपको बताया था अभी, वो जितने पर आपने चीज खरीदी होती है उसी पर रिकॉर्ड करने को कहता है। ठीक है, डन एवरीवन? चलिए आगे चले, फिर इसका आंसर क्या होगा? वैसे इसका आंसर वुड बी बी, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। Then consider the following statements about the convention of materiality. Conventions क्या है और concepts में क्या फर्क है? Convention practices को कहा जाता है, ठीक है? सो ये चीज हमें ध्यान रखनी होती है। नंबर वन इज ट्रिवियल आइटम्स यहाँ पर दी हुई है। वो कहते हैं जैसे स्टेपलर है, हमने 30 रुपीज से एक स्टेपलर खरीद लिया और उसको हमें लग गए 3 ईयर्स, दैट लास्ट 3 ईयर्स में बी चार्ज टू एन एक्सपेंस। हम इसको कैपिटलाइज नहीं करते, जहां पर वो लोग कह देते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है, वर्किंग के अंदर हम लोग बोलते थे कि अच्छा एक स्टेपलर हमने वहां पर हमें डिवाइन कर दिया कि हमने एक स्टेपलर खरीदा है, एंड वहां पर स्टेपलर के केस में क्या होगा, वो तो हमारा बेसिकली सिर्फ
₹30 की चीज थी, लेकिन उसको एक एसेट की तरह फिर नोट क्यों करूं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है। कहते नहीं, लॉन्ग टर्म चीजों को हम नोट वैसे नहीं कर सकते। वेदर एन आइटम इज मटीरियल डिपेंड्स ऑन द साइज एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द बिजनेस। यस, एक ये पॉइंट भी आता है कि जब हमारा बिजनेस के अंदर हम नोट कर रहे होते हैं कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, हमारी सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। हो सकता है मेरे लिए आज वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है तो एसेट है, शायद नॉर्मली ना होती तो हम नहीं करते। इंड एस वन परमिट करता है ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर आइटम्स दैट इफ दे आर इम मटीरियल। वो कहते हैं जो भी चीज़ें आपकी चीज़ें इम डिसिमिलर आइटम्स को देखने की बात कर रहा है। इवन आइटम्स इफ दे आर इमटीरियल, इमटीरियल मतलब जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और कुछ चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं भी तो होती ना, तो वो आ जाएगा। देन जो चीज़ें नहीं इंपॉर्टेंट होती है, यू शुड बी डेफिनेटली कीपिंग देम अ लिटिल असाइड। All monetary transactions, however small, must be recorded separately for accuracy. देखिए जब हम बात करते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की, वो कह रहे हैं जितनी मर्जी छोटी हो मस्ट बी रिकॉर्डेड सेपरेटली। नहीं, अगर आप हर चीज को सेपरेटली नोट करने लग गए हो तो सोचिए ऑर्गेनाइजेशन ने मुश्किल से कुछ एक 10-12 रुपए कुरियर के दिए थे पूरे साल में, उसके अलावा उसने कुछ दिया नहीं क्योंकि वो कुछ ऐसे ही भेज रहे थे तो उसका दिया। बाकी उनके सारे जो दूसरी कुरियर सर्विसेज हैं, स्पीड पोस्ट और उस सब पे जा रही है, रजिस्टर्ड पोस्ट से चली गई। अब इतने से एक छोटे से पैसे को अलग से नोट करना कितनी गलत बात हो जाती है। करोड़ों की कंपनीज के अंदर 100 रुपए अलग से वो देखने लग गई तो उसके तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स खराब हो रही है ना। तो टेक्निकली ये जो पॉइंट नंबर 4 है ना, दिस डजंट मेक सेंस। जो फर्स्ट 3 है दैट डेफिनेटली मेक्स सेंस, क्योंकि इंडियस वन के अंदर भी ना हमारा वो जो मटीरियलिटी है वो वाला पॉइंट कवर होता है, क्योंकि ये सारे के सारे ना चीजें बताते हैं कि जो भी चीजें मटीरियल या रेलिवेंट है ना, फुल डिस्क्लोजर तो वो होता है सब कुछ बताओ, लेकिन ये बोलते हैं जो चीजें रेलिवेंट है आप उन रेलिवेंस के अकॉर्डिंग चीजों को आप एक्सप्लेन करो, एक्सप्रेस करो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट वुड बी ए 1, 2 और 3, क्योंकि हमारे पास जो फोर्थ है दैट इज समथिंग जो इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है ना। देन कम्स एक कंपनी है, कंपनी फॉलोज अ स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एवरी ईयर। ड्यूरिंग द करंट ईयर मार्केट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फॉल्स बिलो कॉस्ट, सो द कंपनी रिकॉर्ड्स द लोअर अमाउंट। कोई चीज़ है, हम लोग ना ये नोट कैसे कर रहे थे, हमारा ना मार्केट कोई क्लोजिंग स्टॉक है ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कॉस्ट या फिर एनआरवी, क्योंकि वो एनआरवी से बिलो चला गया, नेट रियलाइजेबल वैल्यू से बिलो चल गया, तो जो अमाउंट कम है हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया। मैनेजमेंट डिसाइड्स टू शिफ्ट फ्रॉम टू द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड एंड क्लियरली स्टेट्स द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज इन द नोट्स ऑफ अकाउंट्स। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ने मार्केट वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक जो नोट कर ली है। नॉर्मली हम हर चीज कॉस्ट पे लगाते हैं, लेकिन क्योंकि उस चीज की मार्केट में एकदम से वैल्यू इतनी ज्यादा गिर गई तो वो कहते हैं भैया अब तो जितने रुपए मार्केट से मिलते हैं ना उतने ही नोट कर लो। ठीक है, एक तो ये चीज करी, ऊपर से एसएलएम मेथड से वो चले गए डब्ल्यूडीवी पे, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पर, और वहां पर इन्होंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस चीज को बता भी दिया। व्हाट विच अकाउंटिंग कन्वेंशन इज अप्लाइड है, क्या यहाँ पे कंजर्वेटिज्म है या फिर कंसिस्टेंसी की बात हो रही है, या कंजर्वेटिज्म और कंसिस्टेंसी दोनों की बात हो रही है, गोइंग कंसर्न और कंजर्वेटिज्म की बात हो रही है। कंजर्वेटिज्म आपको वही कहता है एंटिसिपेट द लॉसेस बट नॉट प्रॉफिट्स। हम लोगों ने ये क्लोजिंग स्टॉक वाले केस में कर दिया क्योंकि हमको पता है चीज की मार्केट वैल्यू कम हो गई है तो वी शुड बी रिकॉर्डिंग इट एट द नॉर्मल वैल्यू, नॉट एनीथिंग एल्स। तो दिस इज रॉन्ग कि हम उसको वैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये तो एक क्लियर बात हो गई कि कंजर्वेटिज्म वाला पॉइंट यहाँ पर अप्लाई होता है। देन बट इन्होंने फिर एसएलएम मेथड से डब्ल्यूडीवी में भी तो शिफ्ट किया। जब आप शिफ्टिंग करते हो तो ये नहीं होना चाहिए ना, जैसे इट्स लाइक आपने ठीक है एक मेथड शिफ्ट किया, आपने बता दिया जरूरी था, हमें लगा था हमें रिक्वायर्ड है, लेकिन उसके बाद आप दोबारा दोबारा रीशिफ्टिंग करोगे तो चीजें कंपेरेबल ही नहीं रह जाएंगी, जो कि गलत बात हो जाएगी। उससे बचने का सिंपल तरीका क्या है, आपने अगर खुद का थोड़ा सा भी चेंज कर दिया ना कुछ, तो आप उस चेंज को एक्सेप्ट कर लो और उस चेंज को आगे कंटिन्यू करो। तो यानी कंजर्वेटिज्म और कंसिस्टेंसी दोनों इसमें अप्लाई हो जाएंगे। तो द आंसर इज सी। एबीसी कंस्ट्रक्शंस इज बिल्डिंग, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एबीसी एक मेट्रो ब्रिज बना रही है अंडर 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, 4 साल का वो कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, मैनेजमेंट प्लान्स टू क्लोज द कंपनी वंस द ब्रिज इज कंप्लीटेड, वो सिर्फ इसी के लिए उसने कंपनी बनाई थी। While preparing the current financial statements, accountant proposes to value plant and machinery at their expected resale value instead of cost to spread depreciation only for the remaining 4 years. That makes logic. 4 साल के लिए ही हमने वो कंपनी बनाई है, 4 साल बाद उसका जो भी सामान होएगा ना वो हम सब निकालने ही वाले हैं। ठीक है, देन कम्स विच अकाउंटिंग assumption और कॉन्सेप्ट justifies this treatment, गोइंग कंसर्न, प्रूडेंस, मटीरियलिटी या फिर
लिक्विडेशन। क्या होगा इसका आंसर? जब हम इसका आंसर दे रहे होते हैं, कोई ये अजम्पशन जो है ये किसके अंडर आता है? कंजर्वेटिज्म का दूसरा नाम प्रूडेंस है। ये यहाँ पर नहीं लगता, ठीक है। वो क्योंकि लॉसेस के लिए हमें तैयार करता है। मटीरियलिटी हमको तैयार किसके लिए करता है? ये हमें तैयार करता है फॉर द स्पेसिफिक एरिया। मटीरियलिटी हमें किस लिए तैयार करता है? अच्छा, मटीरियलिटी हमें तैयार करता है जो चीज़ हमारे लिए बहुत रेलिवेंट होती हैं। और हमारे पास में लिक्विडेशन क्या होता है? अच्छा, लिक्विडेशन इज बेसिकली जब हमारे पास ना बिजनेस खत्म हो रहा होता है, जब बिजनेसेस के एंड हो रहा होता है तो उस समय से लिक्विडेशन कहते हैं। और लिक्विडेशन के समय हर चीज़ जो है वो नोट किस पे की जाती है पता है? एवरीथिंग ऑन दैट स्पेसिफिक डे इज नोटेड ऑन द मार्केट वैल्यू। ये चीज़ बेच रही होते हो क्योंकि बिजनेस खत्म है तो उसका सब कुछ बेचा ही जा रहा होता है। बट ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। सो इन दिस केस ये ना गोइंग कंसर्न का ही हिस्सा है। और क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन 4 साल तक ही जिंदा है, ये वो बताएगी भी कि देखिए मेरी जीवन सिर्फ 4 साल का है और जो भी चीज मेरे इसके अंदर आएगा वो उसी 4 साल के लिए नोट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा ए। द आंसर इज ए, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। XYZ Limited sold goods worth rupees 1 lakh on 28th of March 2025, allowing 30 days credit payment to is actually received on 10th of April। हमने किसी को ना 30 दिन के हिसाब से टाइम दिया था, अब उसने पेमेंट करी है मुझे 10 अप्रैल को जाकर। उसने मुझे कितनी लेट, मतलब आप मान लीजिए ना 12 दिन के आसपास, 13 दिन का, 13 डेज का उसने गैप डाल दिया। While preparing the accounts for the year ending 31st of March, the accountant records the sale as a revenue even though no cash has yet to be collected। क्योंकि अभी तक पैसा तो नहीं आया है, अभी तक मिला नहीं है, लेकिन द फैक्ट इज, अच्छा मैंने गुड्स तो सेल कर दिया ना, इसका मतलब मेरा इनवॉइस तो रेज हो गया, इसका मतलब मेरे पास प्रूफ तो है ना कि ये चीज़ हुई है। तो ये किसके अंडर जाएगा? कैश कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। कैश कंसेप्ट तो कहता है जो चीज़ कैश पे आएगा सर वो नोट करनी है, जो नहीं आता वो नहीं करनी, तो दैट इज आउट। मटीरियलिटी कहता है कि व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट उसी को नोट करना है, तो दैट इज ऑल्सो आउट। प्रूडेंस कहता है एंटिसिपेट द लॉस बट नॉट प्रॉफिट्स। देयर इज नो लॉस है, देयर इज अ प्रॉफिट कमिंग अप, इनकम आने वाली है। अब बात, लड़ाई इस बात की है कि वो इनकम नोट करनी है कि नहीं करनी। कहते हैं उसको आप नोट करो, क्योंकि जब तक आप उसको नोट नहीं करोगे तब तक आपको वो रेलेवेंस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि याद रखिए कि जब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, चीज जब हमारी ड्यू हो गई ना वो तभी नोट होनी चाहिए। ये कहता है अक्रूवल कंसेप्ट। कैश कंसेप्ट कहता है कि आप नहीं नोट करोगे, जब पैसा आएगा, पैसा हाथ में दिखेगा तब हम नोट करते हैं, नकद हाथ में दिखती है तब बनाना। लेकिन अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है नहीं, किसी से कल को पैसे आने हैं, प्लीज ध्यान तो रखो, याद तो रखो, तो नोट कर लो उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। दैट इज बी। Then comes question number 8 कहता है ABC traders sent goods worth rupees 40,000 to a customer on sale on approval basis on 21st of March 2025. Customer confirmed acceptance only on 5th of April. The firm closes its books on 31st of March 2025. For the year ending 31st of March 2025, how should ABC treat this transaction? हमने ना गुड्स किसी को भेजे हुए हैं, वो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस है कि अगर उसने अप्रूव कर दिया तो वो सेल मानी जाएगी, वरना हो सकता है वो गुड्स वापस भेज दें। कब हमने दिए? 25th ऑफ अप्रैल, मार्च को, और हमारे पास उसका टाइम है, मतलब वो अभी तक कस्टमर ने बोला नहीं है कि मैं ये चीज़ खरीद रहा हूँ, हो सकता है वो वापस कर जाए। तो इस सिचुएशन में क्या मैं उसको सेल नोट कर सकती हूँ? मैं ये बोल दूँ जी मैंने तो कुछ सेल कर दिया, मेरे पास तो आगे 40,000 का, नहीं, मुझे पता ही नहीं है 31st मार्च तक ये पैसे वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, है ना। क्योंकि हो सकता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन आके बोले मेरे को गुड पसंद नहीं आया, मैं वापस कर रहा हूँ, ये भी चीज़ हो सकती है ना। फॉर फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च उनके लिए क्या आता है? क्या इनको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए रेवेन्यू? आई एम अगेंस्ट इट, क्योंकि जब तक आपके पास में श्योरिटी नहीं है, जब तक वी डू नॉट नो कि द पर्टिकुलर सेल हैज बीन पक्का वाली मेड, ऐसा नहीं है कि वो बस ऐसे ही बोल रहे हैं, वो कहते हैं ये तो पक्का पक्का वाली हुई है कि नहीं हुई। अगर तो वो सर्टेनिटी आपको नहीं दिख रही तो हाउ कैन यू रिकॉर्ड इट इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स? दैट वुड बी रॉन्ग। Then comes include the goods in closing inventory at cost price until approval is received. और द लास्ट वन इज रिकॉग्नाइज 40,000 का प्रॉफिट। याद रखिए प्रॉफिट तो मैं नोट ही नहीं कर सकती, अपनी प्रॉब्लम ही वही है, क्योंकि चीज़ अब तक आई नहीं तब तक हम नोट नहीं कर सकते। एंड देन शो द गुड्स एट सेलिंग प्राइस। वाई? इफ आई एम शोइंग इट एट सेलिंग प्राइस, आई एम शोइंग कि मैंने चीज़ सेल कर दी है। मेरे पास मेरा डिपार्टमेंट आके बोलेगा निहार का मैम जरा दिखाना इसका बिल का है, मैं बोलूँगी सर वो ना सेल ऑन अप्रूवल बेसिस है, वो मान गए ना तो मैं सेल में रिकॉर्ड करना चाहिए था मेरे को। फिर वो बोलेगा मैम आपने गलती नहीं करी, जब आपकी सेल ही नहीं हुई आपने अपनी सेल्स में दिखाकर ये घोर पाप किया कैसे? आपके पास ऐसे और भी क्लाइंट्स होंगे जिनको आपने से दिखा दिया, वहीं पर मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स गई एक गलती से।
तो क्या करना होगा, कहते हैं देखो मेरे को माफ करो, जब तक मेरे पास पैसे नहीं आ रहे ना, मैं नोट ही नहीं कर रहा, ये मेरी सेल है, ये मेरे गुड्स गए हुए हैं सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, हम ये लिख कर ना क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंडर इसको लिखा देते हैं, और वो भी कॉस्ट पे तब तक लिख रहे हैं अपनी इस साल के एंड में, अगले साल ये बिक गया तो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये गुड्स हम मान लेंगे चले गए, लेकिन तब तक हम ये मान के चलेंगे ये क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास नहीं पड़ा, मैंने किसी को दे रखा है। ये उस तरीके से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। द आंसर इज सी। Then, which of the following is or are the main principles of double entry? Double entry system के कौन से main principles हैं? ये हमारी book का question है. For every business transactions has two aspects. One of them is receiving benefit और the other one is giving it. Every transaction has two parties जो उसमें interested होते हैं. ये भी सच है कि दो parties होती हैं. First वाला part भी आ जाता है कि कोई एक receiver होता है, कोई एक giver होता है. अगर मैं खर्चा कर रही हूँ तो आपके पास पैसा भी तो आ रहा होगा ना. The twofold effect of business transaction is recorded by debiting one account और क्रेडिटिंग द अदर अकाउंट। ये ही मेन पॉइंट बनकर आता है कि एक चीज हम डेबिट करते हैं और एक चीज हम क्रेडिट करते हैं, तो टेक्निकली है तो तीनों के तीनों सही। तो दैट इज द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। दिस इज डबल एंट्री बुक कीपिंग, उसके दो लेवल्स जो हम नोट करते हैं। Then comes a bank maintains books of accounts where every transaction is recorded with a corresponding debit and credit. Because of this it can, क्योंकि वो हर चीज़ का डेबिट और क्रेडिट लिख कर रखता है, तो प्रिपेयर करता है वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि सही बात है। वो अपनी बैलेंस शीट बनाता है क्योंकि वो अपनी बेसिक सारा अकाउंटिंग करता है, तो उसके पास खर्चे, इनकम, एसेट सब लिखा होता है, तो वो निकाल सकता है अपनी बैलेंस शीट। Then quickly trace discrepancies if any error occurs. Then this practice is based on which accounting system? सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, कैश और हाइब्रिड। देखिए सबसे हाइब्रिड होती है कैश और अक्रूवल का मिक्सचर। हम जहाँ पर जो चीज़ कैश में कर रहे हैं वो कैश में कर देते हैं, जो अक्रूवल में हुई है उनको भी नोट कर लेते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का। तो दिस इज नॉट एक्सट्रीम वाले एंड्स की या तो हम ड्यू वाली पे ही नोट करेंगे या हम कैश वाली पे करेंगे, कहते हैं दोनों में ट्रांजैक्शन हो रही है, दोनों इकट्ठी नोट कर लो। तो ये वाला पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया। डबल एंट्री इज द आंसर है। सिंगल एंट्री बुक कीपिंग जो है ना, उसको इनकम्प्लीट बुक रिकॉर्ड्स मानते थे। ये पहले एग्जिस्ट करता था, पता नहीं क्यों आया था, बट ये सिस्टम इफेक्टिव नहीं था। अब इस पर्टिकुलर सिस्टम के ये बीच में इंट्रोड्यूस हुआ था, बट देन दिस डबल एंट्री वाज वे बेटर, देन दिस वाज इरेडिकेटेड और उसकी जगह पर डबल एंट्री को प्रॉपर फुल फ्लेज यूज किया जाने लगा। लेकिन फिर भी हमें पढ़ाया जाता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में होता क्या था। लिस्ट की फॉर्म में चीज़ें नोट होती थी, देयर वाज नो डबल ट्रीटमेंट कि मेरे पास चीज़ आई है तो मेरे पास से कुछ पैसा वैसा गया भी है। तो ये हाफ हार्टेड नोटिंग होती थी एक तरह से। सो दिस इज द आंसर। यहाँ पर क्योंकि हम डबल चीज़ें नोट कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इट इज़ अबाउट डबल एंट्री बुक कीपिंग। So this is it everyone. I hope ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है, एंड इफ इट वाज प्लीज़ गो अहेड एंड चेक आउट आवर वेबसाइट। आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट edutap.in पे। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है, edutap पर अगर आप जाते हैं, इफ़ यू गो ऑन टू आवर वेबसाइट edutap.in, यहाँ पर जस्ट ये देखिए, ये है हमारी वेबसाइट। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, एड्यूटैप आप वैसे ही गूगल पर टाइप कीजिए, जस्ट गो ऑन टू द एरिया ऑफ वेब एड्यूटैप। यहाँ पर ये रहा ना JIB, इस पर JIB पे आप क्लिक कीजिए। एज सुन एज आप JIB पे क्लिक करेंगे, जस्ट स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे हमारा कंप्लीट मास्टर कोर्स, और इनफैक्ट हमारे सिंगल कोर्सेज भी आपके पास अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इफ़ यू वांट टू परचेज आर टेस्ट सीरीज और आर रेगुलर कोर्सेज, ऑल यू नीड टू डू इज यूज द कोड JIB80, 80% ऑफ चल रहा है, यू कैन परचेज इट राइट अवे। एंड यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, लाइव क्लासेस मिलती हैं जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन। अभी आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे और कंसेप्चुअल नोट्स भी मिलेंगे, और हम जो क्लास में पढ़ाते हैं उनकी PPTs की PDF भी मिलेगी। सो यू गेटिंग ऑल दीज थिंग्स जस्ट टू स्टडी प्रॉपरली फॉर योर एग्जामिनेशन। टाइमली पढ़ना शुरू कर दीजिए ताकि आपकी कवरेज प्रॉपर हो सके। छोटे छोटे स्टेप्स लेकिन आपको बहुत मदद कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एवरीवन। बाय बाय एंड टेक केयर।